हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सेक्शन 144 नाफिज। हैदराबाद और सिकंदराबाद में लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र सेक्शन 144 नाफिज किया गया है। इस सिलसिले में के श्रीनिवास रेड्डी IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद में पोलिंग स्टेशनों से 200 मीटर की दूरी तक इम्तनाई अहकाम नाफिज रहेंगे। आम इलेक्शन और सिकंदराबाद के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र 13 मई की सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 144 सेक्शन नाफिज रहेगा। कमिश्नर पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुहिम खत्म। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुहिम हफ्ते की शाम इख्तिताम को पहुंची। आंध्र प्रदेश में 125 असेंबली और 25 लोकसभा सीटों के लिए बेवक्त इंतखाबात होंगे। वहीं तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। तेलंगाना में सिकंदराबाद कंटोनमेंट सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब भी इसी दिन होगा। दोनों तेलुगु रियासतों में अब सियासी जमातों के माइक्स बंद हो गए। इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के साथ ही सियासी गहमा गहमी खत्म हो गई और अब दहिंदगान के लिए सोचने का वक्त है कि वो किस पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करेंगे। वोटर्स 13 मई को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में महफूज कर देंगे। डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निजामाबाद बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद के खिलाफ इश्तियालअंगेज बयान देने और मजहबी तफर्रुक़ पैदा करने के इल्ज़ाम में जगत्याल पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जगत्याल टाउन इंस्पेक्टर वेणुगोपाल के मुताबिक 8 मई को बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद ने जगत्याल में अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को हिंदुओं के लिए खतरा करार दिया और कहा कि जगत्याल ममनुआ तंजीम PFI का अड्डा बन गया है। इनके इश्तियालअंगेज बयान पर जगत्याल रूरल और अर्बन मंडल के इलेक्शन FST इंचार्ज माधवराव विजेंद्र राव ने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। PM मोदी ने हैदराबादी ज़बान का किया इस्तेमाल। हैदराबाद के LB स्टेडियम में कल PM मोदी ने अपनी तकरीर में हैदराबादी अल्फाजों का इस्तेमाल किया। जुम्मे के रोज़ तेलंगाना के दारुल हुकूमत में वो एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के लोकसभा हलकों के बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में LB स्टेडियम में जलसे आम से खिताब करते हुए PM मोदी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने और उनके हरीफ कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति को मुस्तरद करने की अपील करने के लिए कुछ हैदराबादी अल्फाज इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया। तेलंगाना बोल रहा है कांग्रेस नक्को, BRS नक्को, MIM नक्को। बीजेपी जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनेगी, अमित शाह ने कहा। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को यहाँ कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात में जनूबी हिंदुस्तान यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन जाएगी। बीजेपी अकेले तेलंगाना में 10 सीटें जीतने वाली है। आज चौथे मरहले के इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन वजीर दाखिला ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी इत्तेहाद NDA को वोटिंग के 3 मरहलों में तकरीबन 200 सीटें मिली हैं। चौथा मरहला हमारे लिए बेहतरीन साबित होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वोटिंग होने वाली है और यहाँ बीजेपी और NDA क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। राम भगत हर जगह है, नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को बनाया निशाना। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवनीत राणा ने एक बार फिर AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया है। नवनीत राणा ने एक इंतखाबी रैली के दौरान कहा कि मैं ओवैसी को चैलेंज करती हूं कि जब मैं हैदराबाद आऊं तो मुझे रोकें। राणा ने मजीद कहा कि आज मुल्क में हर जगह राम भगत घूम रहे हैं। आपको बताते चले कि नवनीत राणा का बयान ओवैसी के इस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को तोप बताया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान गर्मा गर्म बहस चल रही है। काफ़ी वक्त पहले AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि अगर पुलिस 15 मिनट के लिए पीछे हटती है तो हम आपको बता देंगे। बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने उनके बयान पर जवाबी हमला किया। बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने हैदराबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के बयान पर 15 सेकंड का बयान दिया। नवनीत राणा ने कहा था कि अगर पुलिस को सिर्फ 15 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो छोटे और बड़े को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आए और कहाँ गए। अब असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि 15 सेकंड हो या 15 घंटे, कौन डरता है, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी से कहकर 15 दिन का वक्त ले लीजिए। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा था कि छोटा कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं छोटे से कहती हूँ आपको 15 मिनट लगेंगे, छोटे हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो छोटे बड़े को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आए और कहाँ गए। तेलंगाना में 13 मई को बाउजरत तातिल। तेलंगाना हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में 13 मई को बाउजरत आम तातिल का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि लोकसभा के साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट का ज़िमनी चुनाव 13 मई को मुकर्रर है। हुकूमत ने बाउजरत तातिल के लिए अहकाम जारी किए और इस सिलसिले में सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी। जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि इनके हुदूद में मौजूद तमाम खानगी कंपनियों में अहकाम पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाए। राय दही में हर राय दहिंदे की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए आम तातिल का ऐलान किया गया है।
हैदराबाद में राजा सिंह को शर्मनाक सूरत हाल का सामना। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को गुज़िश्ता रोज शर्मनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब पुलिस ने इन्हें एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डाइस शेयर करने की इजाज़त नहीं दी। बताया गया है कि वो मीटिंग के लिए देर से आए थे, इसलिए इन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डाइस शेयर करने की इजाज़त नहीं दी गई। मोदी ने एलबी स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब किया जो गोशा महल असेंबली हल्के के तहत आता है और जिसके असेंबली में राजा सिंह नुमाइंदगी करते हैं। पीर को तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया गया था। बीजेपी के कई आला कायदीन मोदी के साथ डाइस पर मौजूद थे। अगरचे के राजा सिंह जलसे में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं दी। वो आवाम के साथ बैठने पर मजबूर हो गए। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि राजा सिंह हैदराबाद लोकसभा सीट के इंचार्ज भी हैं और इस बार बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता हैं। बीजेपी की जराये ने बताया कि जिन कायदीन को स्टेज पर आने की इजाजत दी गई, इनकी मंजूर शुदा फहरिस्त में राजा सिंह का नाम नहीं था। हैदराबाद में 12 मई की रात 10 बजे तक घर घर मुहिम की मशरूत इजाजत। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लाउडस्पीकर और रोड शो के बगैर 12 मई की रात 10 बजे तक घर घर मुहिम चलाई जा सकती है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर में 1688 मुकामात पर 4027 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 383 काफ़ी हुसास पोलिंग स्टेशन हैं। कल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 कंपनियां 383 हुसास पोलिंग स्टेशनों में से 90% का अहाता करेंगी। बकिया 10% तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के ज़ेरे निगरानी रहेंगी। शहर के अहम मुकामात पर ट्रैफिक इंटरसेप्शन टीमें तैनात की जाएंगी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में पोलिंग के रोज भारी बारिश की पेशकाशी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में पोलिंग के दिन भारी बारिश की पेशकाशी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में गरज चमक के साथ तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMD हैदराबाद ने पोलिंग के दिन पूरे तेलंगाना में बारिश की पेशकाशी की है। महकमे ने इम्कान जाहिर किया है कि तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के दिन यानी 13 मई को पूरी रियासत में बारिश होगी। क़ब्ल तेलंगाना में हीट वेव के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग के औकात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिए थे। अब IMD हैदराबाद की ताज़ा तरीन पेशन गोई के मुताबिक पीर 13 मई को पोलिंग के रोज तेलंगाना में भारी बारिश होगी। आसरा वजीफे की रकम 4000 रुपये करने और नए राशन कार्ड्स पर तेलंगाना के वजीर का बड़ा बयान। तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आसरा वज़ाइफ में इजाफा और नए राशन कार्ड से मुताल्लिक अहम बयान दिया है। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात का अमल मुकम्मल होते ही असेंबली इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे के मुताबिक आसरा वज़ाइफ की रकम को बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया जाएगा। किसानों के 2 लाख रुपये के खर्च मुआफ़ किए जाएंगे और नए राशन कार्ड्स की इजराई के अमल का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने BJP और BRS पर शदीद तनकीद की। रियासती वजीर ने कहा कि आवाम के जरिए मुंतखब उनकी हुकूमत को दोनों पार्टियों की जानिब से गिराने की कोशिश की जा रही है। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम के दरमियान मजहबी मुनाफिरत पैदा करते हुए BJP एक मरतबा फिर इख्तिदार में आने के मंसूबे में है। पार्लियामेंट के पहले इजलास में एक मुल्क एक इलेक्शन, NRC का निफाज और एक सा सिविल कोड के बिल्स मंजूर किए जाएंगे, डी अरविंद ने कहा। निजामाबाद BJP के पार्लिमानी उम्मीदवार और सिटिंग MP मिस्टर धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि ये पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें मुल्क की हिफाजत आबादी, इक़्तिसादी और मुल्क की तरक्की के अलावा आर्टिकल 370, 3 तलाक, CAA पर अमलावरी के साथ साथ NRC का निफाज और एक मुल्क एक इलेक्शन जैसे अहम निकात पर मुश्तमिल है। BJP निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार मिस्टर धर्मपुरी अरविंद ने आज निजामाबाद प्रेस क्लब में मुनक्किदा मीट द प्रेस प्रोग्राम से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर अवाम और किसानों से जो वायदे किए थे वो पूरे किए। मेरी सियासी ज़िंदगी बेदाग है और मुझ पर कोई बदउनवानियों और धांधुलियों के इल्ज़ामात नहीं हैं, ना मैं कभी लिया और ना मैं कभी लूँगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी BJP हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फलाही स्कीमात हिंदू मुस्लिम के लिए ही नहीं तमाम तबक़ात के लिए फ़ायदेमंद हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अक़लियतों की भलाई के लिए दस्तूर में तरमीम और तब्दीली कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई मरतबा दस्तूर में तरमीम की है और दस्तूर में सेकुलर लफ्ज़ शामिल किया गया। मिस्टर धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि BJP मुसलमानों को मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मुखालिफत करती है, जबकि मुसलमान EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। BJP पार्लिमानी उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 6 निकाती स्कीमात पर अमल नहीं किया, NRC CAA और यकसा सिविल कोड पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करती। उन्होंने वाज़ेह किया कि NRC CAA क़वानीन का हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे के मुताबिक निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के से BJP उम्मीदवार की कामयाबी की निशानदही की जा रही है और पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में हासिल किए गए वोटों से ज़ायद डबल वोटों की अक्सरियत से मेरी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदुओं के मुखालिफ पॉलिसी इख्तियार करती रही है। उन्होंने 13 मई को होने वाले राय दही के दिन ख़वातीन के चेहरे और सर पर कोई कपड़ा ढका ना रहना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखने का जिक्र किया। निज़ामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि माह जून में होने वाले पहले पार्लिमानी इजलास में एक मुल्क एक इलेक्शन, NRC का निफाज और यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से बिल मंजूर किया जाएगा।
हादसे के बाद एक गाड़ी से 7 करोड़ रुपए जब्त। आंध्र प्रदेश पुलिस ने हफ्ते के रोज जिले मशरक़ी गोदावरी में एक लाइट कमर्शियल गाड़ी से 7 करोड़ रुपए जब्त कर लिए, जो एक टोल प्लाजा के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। कोवूरू के सब डिवीजन ऑफिसर KCH रामाराव ने बताया कि चूने के थैलों के नीचे दबी हुई नकद रकम उस वक्त बरामद कर ली गई जब नल्ला जल्ला मंडल में वीराओली टोल प्लाजा के करीब एक ट्रक ने एक लाइट कमर्शियल व्हीकल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। रकम से भरे हुए डब्बे नीचे गिर पड़े। ये गाड़ी हैदराबाद में नाचारम से मंडापीटा जा रही थी। रकम के डब्बों को चूने के थैलों के बीच में छुपाया गया था। इसमें 60 डब्बे थे और हर डब्बे में 1 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर के वीरभद्रा राव का पैर टूट गया और आंख जख्मी हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफा 338 के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए रकम इनकम टैक्स हुक्काम के हवाले कर दी। इसी दौरान पुलिस ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये रकम कहां से आई और इसका मालिक कौन है। इंडिया इत्तेहाद के बरसर इख्तिदार आने पर आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि मरकज में इंडिया इत्तेहाद के बरसर इख्तिदार आने पर आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने जिले कड़पा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि जगन से कभी भी मरकज ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पूछा कि 10 साल तक मरकज में बरसर इख्तिदार रहने के बावजूद आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, पोलावरम प्रोजेक्ट को क्यों मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज में इंडिया इत्तेहाद के बरसर इख्तिदार आने पर कड़पा स्टील प्लांट की तकमील की जाएगी और हर साल खवातीन को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इलावाजी किसानों के खर्चात की मुआफ़ी को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाएगी, 30 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी और आंगनवाड़ी वर्कर्स की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। क़ब्ल उन्होंने आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की समाधि पहुंचकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह YS शर्मिला के साथ इन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क को आमरीत से बचाने की जरूरत है, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद हफ्ते को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुल्क को आमरीत से बचाने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी अपनी सियासी विरासत अमित शाह को सौंपेंगे। पंजाब के वज़ीर आला भगुनाथ मान, MP संजय सिंह और दिल्ली हुकूमत के वज़रा और दीगर लीडरान राउस एवेन्यू में पार्टी दफ्तर में मौजूद थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में वापसी से एक मुल्क एक लीडर की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वो मुल्क के तमाम अपोजिशन लीडरों को इस तरह जेल में डालेंगे जैसे इन्हें जेल में डाला गया था। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और MK स्टालिन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। वज़ीर आला केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी ही पार्टी के लीडरों को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को ओहदे से हटा दिया। वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भी ओहदे से हटा देंगे। बीजेपी में 75 साल की उम्र की हुक्मरानी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अगले साल 75 साल के होने के बाद ओहदा छोड़ देंगे और अमित शाह को वज़ीर आज़म बनाएंगे। दरअसल बीजेपी को वोट देने का मतलब अमित शाह को वज़ीर आज़म के तौर पर वोट देना है। वज़ीर आला ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत से लीडरों, माहिरीन और आवाम से बात की। इनसे इनका अंदाजा है कि बीजेपी इत्तेहाद को 220 से 230 सीटें मिलेंगी। इनकी सीटें हर रियासत में कम होंगी। इसके साथ ही इंडिया अलायंस अपनी हुकूमत बनाएगा। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि इन्हें ओहदे से प्यार नहीं है, लेकिन ओहदे पर रहना उनकी मजबूरी है। दरअसल वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्हें बताए बगैर उन्होंने अपने कई लीडरों को करप्शन के मुकदमात में जेल में डाल दिया। केजरीवाल को खुश होने की जरूरत नहीं, मोदी 2029 तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी मुल्क की क़यादत करते रहेंगे, अमित शाह ने कहा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से मुताल्लिक़ अरविंद केजरीवाल के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और इंडिया इत्तेहाद के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं, मोदी 2029 तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी बीजेपी और मुल्क की क़यादत करते रहेंगे। अमित शाह ने लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन हफ्ते को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया इत्तेहाद को बताना चाहता हूँ कि मोदी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के आइन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ही इस दौर को पूरा करेंगे और मुस्तकबिल में भी मोदी ही मुल्क की क़यादत करते रहेंगे। इस सिलसिले में बीजेपी में कोई उलझन नहीं है। मोदी वज़ीर आज़म नहीं बल्कि राजा हैं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि एक कठपुतली बादशाह हैं जिनकी डोर अरबपति टेम्पो वाले अरबपतियों के हाथ में है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी राजा तो हैं लेकिन वो एक ऐसे राजा हैं जो कठपुतली की तरह काम करते हैं और कठपुतली की डोर अडानी अंबानी के हाथ में रहती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नहीं, वो एक राजा हैं, एक कठपुतली राजा जिसकी डोर टेम्पो अरबपतियों के हाथ में है।
कौमी राजधानी दिल्ली में रात को आए आंधी तूफान से 2 अफराद हलाक, 23 जख्मी। जुमे की देर रात दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक खराब हो गया। धूल भरी तेज आंधी और तूफान ने लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं दिया, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे के करीब थी। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में जिंदगी ठप होकर रह गई। दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी तादाद में दरख्त उखड़ गए। हाउसिंग सोसाइटीज के इलाके भी इससे बच नहीं सके। दरख्तों की शाखें टूटकर सड़क पर गिर गई। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक पुलिस को दरख्त गिरने के बारे में 152, घरों में दरारें पड़ने के बारे में 55 और बिजली के तारों के टूटने और गिरने के बारे में 202 कॉलें मौसूल हुई हैं। दरख्त गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। तूफान के दौरान इमारतों को नुकसान पहुंचने से 17 अफराद जख्मी हुए। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक तूफान के दौरान इमारतों को नुकसान पहुंचने से 17 अफराद जख्मी हुए। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इन्हें कल देर रात शदीद तूफान के दौरान तकरीबन 130 कॉलें मौसूल हुई। जेल जाने के बाद क्यों नहीं दिया इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल ने बताई बड़ी वजह। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हफ्ते के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरस पड़े। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगाए। वज़ीर आला केजरीवाल ने इसी के साथ इस बात का भी इंकशाफ किया कि उन्होंने जेल में रहने के बाद भी अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में इतनी बड़ी अक्सरियत से किसी भी रियासत में किसी पार्टी की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई, इसीलिए हमारी हुकूमत को गिराने के लिए झूठा केस बनाया गया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से साजिश की गई है, अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा कि केस लगा दो, जेल में डाल दो तो इस्तीफा दे देंगे और फिर हुकूमत गिरा देंगे। इनके इस खतरनाक इरादे को भांपकर ही मैंने ठान लिया कि मैं इनके ट्रैप में फंसने वाला नहीं हूं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि अगर जमहूरियत को जेल में डालोगे तो मैं जेल से हुकूमत चलाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा कि मुझे ओहदे की लालच नहीं, दिल्ली में जब पहली बार हुकूमत बनाई थी तो 49 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना नहीं है, मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत करना, मुल्क के बाशिंदों की खिदमत करना और अपने मुल्क की तरक्की करना है। कुवैत में सियासी हंगामा आई। अमीर उस-सबह ने इंतखाबात के कुछ हफ्तों बाद ही मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। कुवैत में सियासी हंगामा आई की वजह से अमीर और वज़ीर आज़म उस-सबह ने इंतखाबात के चंद हफ्ते बाद ही पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है और आइन के बाद हिस्सों को 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बुनियाद परस्त इस्लाम पसंदी के बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से जमहूरियत को बचाने के लिए किया गया है। कुवैत के अमीर ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है और अपनी कुछ जिम्मेदारियों को अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने जुमे को सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक खिताब में कहा कि अमीर शेख मुशाइरुल अहमद उस-सबह और एक शाही मुकर्रर करदा काबीना 50 रुकनी कौमी असम्बली के कुछ इख्तियारात संभालेंगे। उन्होंने वजाहत किए बगैर आइन के कुछ गैर मुतय्यना आर्टिकल्स को 4 साल से ज्यादा ना की मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। 83 साल हुक्मरान ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में कुवैत ने जिस माहौल का तजुर्बा किया है, इसने बदउनवानी को रियासत के बेशतर हिस्सों तक पहुँचने की तरगीब दी है और बदकिस्मती से ये सिक्योरिटी और इक़्तिसादी इदारों तक भी पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किलात और रुकावटों का सामना किया है जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि कुवैत के अमीर शेख अहमद अब्दुल्ला ने हाल ही में अल अहमद उस-सबह को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। यह फैसला साबिक़ वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद उस-सबह अल सालम उस-सबह के 7 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद किया गया। 4 अप्रैल को नई पार्लियामेंट के इंतखाब के बाद शेख मोहम्मद ने 6 अप्रैल को अपनी काबीना का इस्तीफा पेश कर दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।